देखिए एक्सरसाइज है 7, अनुवांशिकता और जैव विकास। आप जानते ही हैं कि हम लोगों के अंदर हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन होता है। अच्छा, आज से 10 साल पहले देखोगे, 15 साल पहले देखोगे, इतना टेम्परेचर नहीं था। आता है ना न्यूज, इस साल टूटा हर पिछला 100 सालों का रिकॉर्ड टेम्परेचर के मामले में। टेम्परेचर इतना नहीं था तब, वो जनसंख्या कम नहीं हुआ, आदमी उखड़ों से ज्यादा हो गए। अच्छा, आजकल जीवन जीना आसान है कि पहले जीवन जीना आसान था? पहले बहुत आसान था। पहले सबसे पहले जरूरत बहुत कम था पहले, आज तो जरूरत से भरा पड़ा है आदमी। पता नहीं क्या चाहिए, काका चाहिए, काका चाहिए। ये जरूरत, जितना जरूरत बढ़ाने वाला ये लोग कौन है? सोशल मीडिया खाली यही लोग तो दिखाता है। ये हम लोग कोई बैठ के सीरियल देखते हैं, बीच में आता है क्लिनिक प्लस लंबे बाल। अब क्लिनिक प्लस का जरूरत पड़ गया, तनिए दिखा दिया फेयर लवली, 4 दिनों में गोरा हो जाइए। फेयर लवली की जरूरत पड़ गया, तनिए आ गया हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स कद बढ़ाओ अपना, तो लो हो गया हॉर्लिक्स की जरूरत पड़ गया। तनिए ओरल बी, तो ग्लूकोन डी, तो टाइम लगेगा इनो 6 सेकंड में काम करे। मैगी, किसान के चप, हैप्पी हैप्पी बिस्कुट, तो सब दिखा दिखा के इतना सारा जरूरत हम लोग को उत्पन्न करता है। वो लोग नहीं होता था पहले, कितना बढ़िया था, आदमी दाढ़ी उड़ी नहीं बनाता था। अब उसमें उगाता ना जिलेट गार्ड, उसमें इसके बाद में अरे तरह तरह का जूता चप्पल कपड़ा सब कुछ दिखा दिया। जरूरत बढ़ गया, आसान था, लेकिन आदमी जी रहा है कि नहीं जी रहा है? जी रहा है। इसका मतलब देखो, विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही कुछ परिवर्तन होता है वातावरण में, तो हम लोगों के अंदर भी कुछ परिवर्तन हो जाता, उसी चीज को कहा जाता है विभिन्नता। चलो आनुवंशिकता पढ़ते हैं पहले। आनुवंशिकता क्या है? हाँ देख लो, फोटो देख लो, पहले पहचानो अपने आप को, कोनो कहीं कहीं हो इसमें कि नहीं हो। चलो नहीं हो तो चुप रहो। अब वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, उसी को आनुवंशिकता कहा जाता है। उसी को आनुवंशिकता कहा जाता है। जैसे आनुवंशिकता कुछ नहीं है, माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी किसमें पहुंचता रहता है? संतानों में। और ये संतानों पहुंचता रहता है, इसी चीज को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। और यह आनुवंशिकता पहुंचता है लैंगिक जनन के माध्यम से। आप लोगों को जब हम 6वां चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ना है जनन के बारे में। जनन 2 प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। अलैंगिक में बस इतना ही, बस अंतर समझ लो, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। इसमें बस एक ही जीव भाग लेता है, इसमें बस एक ही जीव भाग लेता है। जैसे आप लोग देखे होंगे 10 बजिया फूल, तो 10 बजिया जो फूल होता है उसका डंठिया काट कर रोप दोगे तो दोबारा वो हो जाएगा। चाहे दूब के घास होता है, चाहे बेकहल होता है, कनैल के फूल होता है, आमड़ा के पेड़ होता है, ये सब जो होता है उसका डाढ़ रोप दोगे तो फिर से हो जाएगा। तो ये एक जीवी है। लेकिन अब जैसे अब मनुष्य हो गया, मनुष्य में जनन के लिए लैंगिक नर और मादा का जरूरत पड़ता है, तो इसको कौन सा जनन कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं उसको लैंगिक है, जिसमें एक जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक। कितना समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो आनुवंशिकता पहुंचता है लैंगिक जनन के माध्यम से, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में पहुंचते रहते हैं। अब जैसे देखो, अब मान लीजिए ये देखने से लग रहा है ना कि इन्हीं लोगों का संतान है। जैसे कभी कभी किसी का चेहरा देख के लग रहा है कि बपुआ चाहे बचिया, तू लगा था कि वो फलानवा के लड़का चाहे लड़की हो। ऐसे कोई पूछता है, कहता है ना कि इसका जैसे लड़का जैसा लग रहा है। एगो गाना आया था ना, एक नाक तो नाना जैसन बा, एक मुंह तो मामा जैसन बा, ऐसा कुछ। तो ये क्या है, किसी न किसी से हम लोगों का चेहरा मिलेगा,
किसी न किसी से हम लोगों का हो सकता है बालों का रंग मिल जाए, आंख पता चल जाए कि आंख किसके जैसा है, हाइट हो सकता है कि मम्मी पापा जैसा कोई एक जैसा हो जाए। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता है, इसी को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। क्या कहा जाता है इसको? अनुवांशिकता। ये हमेशा चलता ही रहता है। जैसे हम एक बार बता रहे थे कि 6 उंगली हो, चाहे कपाल में का देखो कितना का बाल उड़ता है, कपाल में का, कपार में का बाल चौड़ाउल हो जाता है आदमी, तो पक्का होगा कि उसके कोई ना कोई पीढ़ी में का चांडुल होगा, तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में भी पहुंच गया। कुछ कुछ रोग भी अनुवांशिकता जिससे होता है, जैसे एक रोग है पाइल्स, तो वो जो रोग है अनुवांशिकता जिससे जाता है। अगर किसी का हुआ होगा पक्का आगे भी जाएगा वो। कोई कोई ये लक्षण भी, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, चाहे और भी बहुत सारा कुछ अनुवांशिकता जैसा चलता है, जैसे छवंगुर होना, छवंगुर होना, तो ये सब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसी को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का है विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता, अनुवांशिकी की सूक्ष्म क्रिया, अनुवांशिकता के प्रभाव, अनुवांशिकता से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। इस अनुवांशिकी को अनुवांशिकता का या विभिन्नता का विज्ञान भी कहा जाता है। जैसे अनुवांशिकता किसको कहा जाएगा? सबसे पहले माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतानों में लैंगिक जानन के माध्यम से पहुंचता रहता है, इसी चीज को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकी किसको कहा जाएगा? जिसके अंतर्गत ये सब पढ़ेंगे उस विज्ञानिया को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। उस विज्ञानिया को क्या कहा जाता है? अब आता है अनुवांशिकी लक्षण। क्या लक्षण होता है? जैसे वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है। अब लक्षण में यही होगा ना कि थोड़ा सा मुहवा हो सकता है, मिल जाए, आंख मिल जाए, रंग मिल जाए, इसके बाद में हाइट मिल जाए, कोई ना कोई चीज मिल जाता है किसी से जाकर के, तो इसी को कहा जाता है अनुवांशिक लक्षण। क्या कहा जाता है? जैसे देखो इतन किसी गोर है तो कर देखो संतान भी हो सकता है कि गोरा है, इतन किसी सावर है तो देखो बेचारा के सावर है, ये ज्यादा गोर है तो देखो ये थोड़ा सा करिया है तो देखो ये थोड़ा सा करिया है। तो ये लक्षण है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता ही रहता है। अब देखो विभिन्नता किसको कहा जाता है? विभिन्नता किसको कहा जाता है? कभी कभी क्या होता है कि एक ही जाति के दो सदस्य या एक ही माता पिता के दो संतानें एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अनुवांशिकता होगा, कभी कभी विभिन्नता भी हो जाता है। जैसे कभी कभी अगर भाई बहन होगा, एगो करिया होगा, एगो हो सकता है गोर हो जाए, ये होता है ज्यादातर। एगो पता चला कि बहुत लंबा हो गया, एगो नोटे रह गया। इस चीज को कहा जाता है विभिन्नता। अगर ऐसा कोई होगा तो उसको बताना है कि देखिए आप में अनुवांशिकता नहीं विभिन्नता का पालन हो गया है। हाँ, वो पिटाने के लिए तो तैयार रहना ही है। अरे बहुत होता है ऐसा, कभी कभी लगता है कि छोटका भईवा बड़े को लगता है और बड़का भईवा छोटे को लगता है। होता है ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है, दो गो रहेगा ना भाई बहन, उसमें से चाहे बहन बहन चाहे भाई भाई, तो देखेगा कि छोटके बड़का है और बड़का छोटका है। तो ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि हो सकता है उसका हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो देखने में वो बुढ़ा जैसा लगने लगेगा धीरे धीरे। और एगो छोटा जो बड़का था, उनको काहे हाथ दे रहे हो? इनके साथ हुआ है काहे से? कहा इनका बड़ा भाई छोटा दिखते हैं। हाँ आप छोटे हैं। ओ, अरे कभी कभी पूछना पड़ता है हमको भी। शाम सुबह में पढ़ने आता है, उसका एडमिशन कराने जो लाया ना, उसे बोले कि ये किस क्लास में है, तो ये 9 क्लास में है। ये किस क्लास में? तो ये भी 9 में है। आप किस क्लास में है? तो बोला हम तो सर ग्रेजुएशन पास कर गए हैं। तो बोले तू आप ग्रेजुएशन पास? हम गए आप 6वां में होंगे 5वां में होंगे।
पता चला कि वो बड़ी थी बेचारी, और वो दो उससे बहन थी, वो बड़ी बड़ी लग रही थी, जैसे वो बड़ी लग रही थी। तो ऐसा होता है। तो इसको कहा जाता है विभिन्नता। शर्म का बात नहीं है, विभिन्नता का बात है। समझ में आया? विभिन्नता दो प्रकार से होता है, एक जननिक विभिन्नता होता है, एक कायिक विभिन्नता होता है। जैसे देखो विभिन्नता में, ऐसे विभिन्नता नहीं लाए का जी, कहा विभिन्नता लग रहा है? जैसे ये देखो थोड़ा सा काला है, ये बहुत गोरा हो गया, ये बहुत गोरी है लेकिन ये देखो काला हो गया। तो इस तरह से कुछ कुछ विभिन्नता हो सकता है। देखो ये चारों एक जैसा रंग के ना है, चारों एक रंग का है का नहीं है। तो इन लोगों में विभिन्नता है, हो सकता है विभिन्नता भी आ जाता है। ये सब देखो ये आदमी के हाथ में नहीं है, ये सब कैसन क्रिया में पलेगा उसका हाथ है। इसके बाद में आप देखो जननिक विभिन्नता क्या है और कायिक विभिन्नता क्या है। कुछ विभिन्नता जो है जनन कोशिकाओं के होने वाले परिवर्तन और क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण होती है, जननिक विभिन्नता कहलाता है। देखो जननिक विभिन्नता क्या है, जैसे क्रोमोसोम के कारण कोई अंतर हो जाएगा, क्रोमोसोम गुण सूत्र को कहा जाता है। जीन में कुछ परिवर्तन हो जाए, डीएनए में कुछ परिवर्तन हो जाए, ये सब के परिवर्तन के कारण जो होगा उसको कहा जाएगा जननिक विभिन्नता। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है, इसी कारण से इसे आनुवंशिकता और विभिन्नता भी कहा जाता है। ऐसे विभिन्नताओं में से कुछ जन्म से ही प्रकट हो जाते हैं, जैसे आंखों एवं बालों का रंग। कुछ विभिन्नताएं बाद में प्रकट होती है, जैसे शारीरिक गठन, शारीरिक लंबाई। अब छोटा सा बच्चा जन्म लिया, उसको देख कर बता नहीं सकते ये नाटा होगा कि ये लंबा होगा, क्योंकि वो एकदम सेम साइज का उतना ही वजन में उत्पन्न होता है। हो सकता है उसमें विभिन्नता कैसा बड़ा होकर के आएगा वो बाद में पता चलेगा। कुछ होता है कायिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता जिसे देखो अब ये सब चलता रहता है कब से, जैसे ही जनन के क्रिया के बाद जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु मिलता है आपस में, तो उसी के बाद में कुछ उसी समय कुछ परिवर्तन हो जाएगा, उसी टाइम कुछ परिवर्तन हो जाएगा जिसके कारण विभिन्नता आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्रोमोसोम या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं, अन्य कारण से होगा, जैसे जलवायु या वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजन का प्रकार, उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि। यह विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है। जैसे ये विभिन्नता क्या है, अब देखे होंगे वो एगो फिल्म आया था, क्रिस फिल्म आया था, फिर क्रिस 2 बना, फिर क्रिस 3 बना। उसमें जो रहता है ना लड़का, ऋतिक रोशन रहता है उसमें हीरो में, तो उसका जो लड़का रहता है वो और तेज बनता है, खतरनाक बनता है। तो वो लोगों में एक विभिन्नता चल रहा था वंशागत। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है और वो खूब झगड़ा कर रही हैं, खूब झगड़ा कर रही हैं, और मान लीजिए कि हो सकता है पुत्री हो, तो ये जहां तक आशा है कि झगड़ालू ही हो जाएगी, वो भी लड़की हो। काहे कि बच्चा जो सीखना शुरू करता है ना वो पेट से ही शुरू करता है, पेट से ही कुछ कुछ बात सीख लेता है। ये जो अब झगड़ालू हुआ, अब एक वही बाद में क्या हुआ, उसी माँ का संतान अगला जब वो पेट में होगा, उस समय मम्मी उसकी रामायण महाभारत देख रही होंगी, बढ़िया से सब कुछ देख रही होंगी, अच्छा अच्छा बात बोलती होंगी, बढ़िया से रहती होंगी, तो वो हो सकता है कि धार्मिक निकल जाए। तो ये विभिन्नता हो सकता है। देखो दो प्रकार का विभिन्नता आया, एक जननिक और एक कायिक। कायिक विभिन्नता जो होता है कुछ दूसरा कारण से होता है, कुछ दूसरा कारण से होता है, और बहुत सारा होता है उसमें। जैसे इसमें बहुत सारा ये देखा जाता है, उसको ढंग से चलाना है, ढंग से रखना है, तो ये सब कायिक विभिन्नता में आता है। बताओ, हाँ कायिक विभिन्नता शुरू में ना पता चलेगा आपको। अब मान लो कि खाना पीना में अंतर हो गया, खाना पीना में क्या, मान लो कि गर्भ में बच्चा है और उसको बढ़िया से खाना पीना नहीं मिला, तो वो कुपोषण का शिकार होगा। तो वो विभिन्नता का जीन के कारण आया है, गुणसूत्र के कारण हुआ, वो तो खाना के कारण हो गया। और एगो को खूब खाने के लिए मिला तो थोड़ा सा हष्ट पुष्ट निकला, तो हष्ट पुष्ट निकला, तो ये विभिन्नता किसके कारण आया, वो जीन के कारण नहीं हुआ है, गुणसूत्र के कारण नहीं हुआ, जननिक में नहीं जाएगा, वो किस विभिन्नता में जाएगा,
कायिक विभिन्नता में जाएगा। विभिन्नता दो कारणों से होता है, कौन कौन? एक जननिक और दूसरा जीन में, गुण सूत्र में, डीएनए में परिवर्तन के कारण जो विभिन्नता आएगा उसे कहा जाएगा जननिक। जलवायु में, वातावरण में, व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसको कौन सा विभिन्नता कहा जाएगा? कायिक विभिन्नता। उसे कौन सा विभिन्नता कहा जाता है? कायिक विभिन्नता कहा जाता है। फिनोटाइप या जीनोटाइप दो प्रकार का है। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप जीन प्रारूप। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, और किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। शारीरिक, जैसे शारीरिक गठन, त्वचा, बालों का रंग इत्यादि निर्धारण उसके जीन प्रारूप के कारण ही होता है। देखो, हम लोग कितने लंबे होंगे या कितने, चाहे कोई भी बच्चा है वो कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना कैसा रंग का होगा, ये सब जीन के कारण निर्धारित होता है। अब जीन क्या है आगे पता चलेगा। अनुवांशिकता का भौतिक आधार, अभी तुरंत पता चलेगा, आगे क्या ज्यादा मतलब 2-4 दिन के बाद नहीं, अभी तुरंत। दो गो आता है, एक जीनी संरचना के कारण जो परिवर्तन आता है उसे कौन क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। और जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। अनुवांशिकता का भौतिक आधार क्या है? हम बता रहे हैं अनुवांशिकता आखिर जाता कैसे है। देखिए, अगर किसी का संतान का पता करना है कि वो हमारा संतान है कि नहीं, चाहे हमारी माँ है कि नहीं, चाहे पिता है कि नहीं, तो बस एक बाल काफी है। अगर एक शरीर का एक बाल मिल जाए और माता पिता के एक बाल मिल जाए तो पता करके बताया जा सकता है कि इन्हीं का पुत्र है कि दूसरे का है। मतलब जैसे आप मेला में, कुंभ के मेला में भुला गए, अतनिया कोई उठा के ले जाने लगा आपको, तो अब कोई के शक हुआ कि आप इसके माता पिता हैं, तो वो बोल रहा है हाँ हाँ हाँ, और लड़का खूब डकर डकर के रो रहा है, तो अब उसका जाके खाली डीएनए टेस्ट करा दो, वो पता चल जाएगा कि इसका है। कि अगर डीएनए टेस्ट होगा तो पक्का है कि पता चलिए जाएगा किसी का है। और डीएनए कभी खत्म नहीं होता है। अगर उस किसी को मुआ के तुम गाड़ दो एथू में, माटी में, 10-15 साल के बाद एगो हड्डी का टुकड़ा भी मिल गया ना, तो उससे भी पता चल जाएगा कि वो इन्हीं का पुत्र था, चाहे इन्हीं के घर का था। कि ये भी हो सकता है। दूसरा चीज एक और हो सकता है, मतलब बहुत सारा डीएनए कभी खत्म होता ही नहीं है, ये हमेशा सेव रहता है, सेव रहता है। फिंगरप्रिंट है, अब जैसे हम कुछ भी यहाँ पे छूते हैं, यहाँ पे पक्का फिंगरप्रिंट आ जाएगा, वो उससे पता चल जाएगा। तो ये सब बहुत कुछ लक्षण है, अब देखे होंगे टीवी ओवी में, तो ये सब ज्यादातर दिखाता है। इसके बाद में वे शारीरिक संरचनाएं जिसके कारण आनुवंशिक संबंधी घटनाएं होती हैं और जिनके माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण संतानों के शरीर में पहुंचते हैं, उसे आनुवंशिकता का भौतिक आधार कहा जाता है। यह भौतिक आधार बस 3 प्रकार के सूक्ष्म शारीरिक संरचनाओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन क्रिया के माध्यम से संतान के शरीर में पहुंचाए जाते हैं, जो निम्न है। पहला है गुणसूत्र, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसको कहा जाता है डीएनए, और तीसरा होता है जीन। गुणसूत्र, डीएनए, जीन, किसके कारण माता पिता का लक्षण जो है पुत्रों में जाता है चाहे संतान में जाता है? 3 ही कारण है, डीएनए, गुणसूत्र और जीन। ये तीनों एक के हैं लेकिन बनाया अलग अलग गया है। जैसे देखो, ये गुणसूत्र जो है यही है पूरा, ये पूरा को क्या कहेंगे? गुणसूत्र। पूरा को क्या कहेंगे? गुणसूत्र। और जब गुणसूत्र को, अब देखो एकरा ये बहुत सारा हैसन संरचना से बना हुआ है, दिख रहा है? ये तुरंत से स्प्रिंग जैसा, जैसे ना होता है कि तुम स्प्रिंग ऐसे सटल है बिल्कुल ही, और जब उसको खींच दो तो एक तार जैसा बन जाएगा। वो खींच दोगे तो किसके जैसा बन जाएगा? तार के जैसा। तो ये पूरा, जैसे आप लोग पढ़े हैं तुरंत मैथ में 6 से 8, 8 से 10 अगर लिख दिए हम, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। पूरा क्या कहेगा? लेकिन वर्ग अंतराल बना कौन चीज से है? तो निम्न सीमा यही में ना है,
तो यहां पर देखो ये पूरा जो है, ये जो ऐसे है और ऐसे है, इसी को कहा जाता है गुणसूत्र। क्या कहा जाएगा इसको? ई जो चीज से बना है, एक के पकड़ के जब खींच देंगे तो रस्सी जैसा हो जाएगा ये, तो ये कहा जाता है डीएनए। क्या कहा जाता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद में इसी डीएनए पर पाया जाता है जीन। इसी डीएनए पर क्या पाया जाता है? वही पर जो देखो पूरा हो गया गुणसूत्र, पूरा क्या हो गया, और ये खींचेंगे ऐसे रस्सी जैसा नहीं तो हो गया, तो क्या कहा जाता है इसको? डीएनए। इसको क्या कहा जाता है? यही पर जो पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? जीन। क्या कहा जाता है इसको? वो अली बाबा का जीन नहीं है, जीन ये पाया जाता है हर किसी के शरीर में पाया जाता। फिर से चलो बताओ, ये पूरा क्या है? गुणसूत्र। एक के खींचेंगे तो इस रस्सी जैसे खींचा जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? यहां पर जो होगा छोटा छोटा कण, इसको क्या कहा जाएगा? समझ में आ जाएगा? तीनों, ये तीनों जो माध्यम होता है ये माता पिता से किस में जाता है? ये संतान में। माता पिता से किस में जाता है? ये संतान। यही पर सब सूचने रहता है, हम लोगों का पूरा बायोडाटा जो रहता है इसी पर रहता है। अब देखो मनुष्यों में आपको पता है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या 46 को होता है। मनुष्यों में जो क्रोमोसोम की संख्या जो होता है 46 को होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि क्रोमोसोम की संख्या, ये क्रोमोसोम ही जाता है। यहाँ पे देखो जब क्रोमोसोम की संख्या 46 हो, आदमी में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो XY होता है। और यहां पर देखा जाएगा मनुष्यों में 46 को क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा। कौ जोड़ा? 23 जोड़ा। अब थोड़ा सा बताइए देते हैं इसके बारे में। यहाँ पे 23 जोड़ा टोटल होता है। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, यानी कि को हो गया टोटल 46 गो। को हो गया टोटल 46 गो। एक आदमी में 46 गो। ऐसे ही आदमी हो चाहे औरत हो, मनुष्य अगर होगा तो उसमें 23 जोड़ा होता है। अब जब यहाँ पे जनन का क्रिया होता है तो इसके बाद में देखो ये 23 जोड़ा इसका, ये मान लो कि मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो 23 जोड़ा इनका भी और 23 जोड़ा इनका भी, दोनों का 23 जोड़ा का मिलन होता है यहां से, और दोनों मिलता है। 23 जोड़ा में से 22 जो जोड़ा है वो सब अपने में कट के मर जाता है, खत्म। 22 जोड़ा मर जाता। अब कौको को बचिए खाली एक कौको जोड़ा बच जाता है। 22 जोड़ा जो होता है अलिंगी होता है, और एक जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 22 जोड़ा खत्म, एक जोड़ा बचा। अब यहां पे ये ही निर्धारित करेंगे कि लड़का होगा कि लड़की होगी, संतान जो होने वाला है वो लड़का होगा कि लड़की होगी, ये पता चल जाए, यहां से निर्धारित होगा। जैसे अब देखो यहां से होता क्या है, अगर पिता से X मिला और इधर तो X ये है, माता से भी X मिल गया तो लड़का हो जाएगा, ऐसे लड़का हो जाएगा। यहां से यहां पर जब इधर से पिता से भी यानी कि मेल से X मिला और इधर तो X से X ही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लड़की। अगर यहां से Y मिला और इधर से X मिला तो ये हो जाएगा लड़का। अगर यहां से X मिला और इधर से Y मिला तो ये क्या हो जाएगा आपका लड़का। अगर यहां से X मिला और इधर से Y मिला, X ही मिल गया तो ये क्या हो जाएगी। ये पेरेंट्स के हाथ में नहीं है कि कौन मिलेगा, ये पेरेंट्स के हाथ में नहीं होता है कि कौन मिलेगा, ये बस संजोग का बात है।
ये बिल्कुल 50-50% का चांस रहता है कि क्या मिलने वाला है, एक्स एक्स मिलेगा या एक्स वाई मिलेगा। तो इस तरह से अब बताओ ये है क्या क्रोमोसोम, ये है क्या गुणसूत्र, गूढ़े सूत्र ना है। गूढ़े सूत्र पे सब कुछ है का, हम तुरंत बताएं कि बायोडाटा सब कहां है हमारा गूढ़ सूत्र पे। गूढ़े सूत्र में जाके मिल रहा है तो सब बायोडाटा लेके कॉपी करके चला गया कि नहीं चला गया, जो अगला संतान जाने वाला उसमें सब कुछ तो चला गया ना। तो इसी तरह से अब बोलोगे कि जाता कैसे, तब तो मतलब जाएगा तो माता पिता में से गुण सूत्र खत्म हो जाएगा, नहीं। गुण सूत्र में कॉपी करने का, जैसा आधार कार्ड होता है ना, एक बार हम लोग बनवाते हैं फिर फोटो सेट करके जितना मर्जी उतना बांट सकते, तो ये गुण सूत्रों में कॉपी करने का क्षमता होता है। ये अपने जैसा ही कॉपी बना लेता है और वो कॉपी जाता है दूसरे में, वो कॉपी ही जाता है जो दूसरे में जाता है। तो ये पूरा का पूरा अनुमानसिकता किस पर आधारित है, गुण सूत्र पे। और गुणे सूत्र पे क्या होता है डीएनए, और डीएनए में क्या होता है सब कुछ चला गया। जब आधार कार्ड ले लिए तो नाम गांव पता जिला पिन कोड सब ना मिल गया उसमें, तो आधार कार्ड ना पूरा चला गया ये माता पिता का। तो इस तरह से ये क्रिया होता रहता है। अब यहाँ पे सवाल एक आता है कि अनुवांशिकी का जन्मदाता या पिता किसको कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये जो अनुवांशिकता का बताया गया कि ये कैसे हम लोग अपने माता पिता के जैसा दिखते हैं, ये कौन बताया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि हम लोग अपने माता पिता के जैसा काहे होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, और किस पौधा पर किया, मटर पर। कौवीली मटर नहीं बिकता है, मटर पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने मटर की पौधों की लंबाई, बीजों का आकार, उनके रंग आदि संबंधी परस्पर विरोधी लक्षण युग्म को चुना और ये सब किया। जैसे आप मटर जाइएगा ना बाजार में तो बहुत प्रकार का मिलता है, छोटी छोटी मिलता है। एगो सुने होंगे छोला मटर, छोला वाला होता है ना, छोला वाला चना मटर, काबली चना कहा जाता है का तो उसको। इसके बाद में आप बाजार में जाइएगा तो बड़ा बड़ा मटर रहता है, कुछ छोटी छोटी आता है एकदम। फिर मटर सुखाइल मटर देखें आप लोग, एगो सूखा वाला में एगो गोल गोल पूरा होगा, एगो झुर्रीदार हल्का होता है। चना भी ऐसा आता है झुर्रीदार, मतलब वो थोड़ा सा देखो ऐसा रहेगा, ये पूरा गोल मटर है। एगो थोड़ा सा सुखाइल रहेगा, पचकल ढचकल रहेगा बिल्कुल ही। इसके बाद में ये देखो, ये कुछ कलर भी अलग चेंज होता है, मटर का पौधा देखा है। इसके बाद में ये देखो, कुछ पौधों का बीज जो होता है पीला होता है, और कुछ का क्या होता है हरा होता है, कुछ ग्रीन होता है और कुछ इस कलर का होता है। इसके बाद में कुछ लंबे पौधे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, और कुछ एक्सियल यानी कि बहुत सारा शाखा वाला होता है, कुछ इस तरह से होता है। भिन्न भिन्न प्रकार का मटर का पौधा पाया जाता है। उसी पर इन्होंने क्या किया, एक प्रश्न भी आया कि मेंडल ने जब अपना प्रयोग कर रहे थे, तो मटर का पौधा ही क्यों चुने थे। ये सवाल आया कि मटर का है चुने, तो इसका कारण बहुत सारा था। सबसे पहला, मटर के पौधों में सभी लक्षण स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, और उसके फूल द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। मटर के फूलों में स्वपरागण प्रमुखता से होता है। देखो, मटर लैंगिक जनन केवल आदमी में ही नहीं, मनुष्यों में, जानवरों में ही नहीं, पौधों में भी होता है। पौधों में भी होता है, जिस जिस पौधा में फूल लगता है। अच्छा, आप एक बात देखेंगे, अगर आप बागवानी एक रोप दीजिए, अब बागवानी रोप दीजिए, अब बागवानी में बिल्कुल चारों तरफ से घेर करके हवा मत जाने दीजिए, वो बागवानी हम बता रहे बढ़िया से फूल नहीं फूलेगा उसमें। अगर उसमें एक भी भंवरा कीड़ा मकोड़ा को मत जाने दीजिए, तो भी वो ढंग का नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, देखो क्या होता है इसमें। ये फूल हो गया, यहाँ पे फूल था, इसमें पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण। ये सब पढ़ना था किसमें, ये 6वां चैप्टर में पढ़ना है, पराग कण। पराग कण, फूलवा कभी छुए हैं, कभी हाथवा में लग जाता होगा, कोहड़ा का फूल देखे होंगे, उसमें अगर छुइएगा ना तो हल्का लगेगा हाथवा में, कुछ सटेगा जरूर, कुछ ना कुछ पीला रहता है, लाल रहता है, जैसा भी फूल हो वैसा कुछ ना कुछ लगेगा। अगर वो फूलवा उसमें जो लग रहा है वही मेन चीज है उसका परागकण।
वो जाके गिरता है बीच में, वतिकाग्र में। देखो ऐसा कुछ फूल होता है, यहां पे फलना जो शुरू करेगा, ये फूल हो गया पूरा चारों तरफ से, चारों तरफ से इसी में चारों तरफ से लपेटाया हुआ है। यहां पे जो होता है वतिकाग्र होता है। तो ये जो है यहां से इसका गिरना जरूरी है, इसमें नहीं गिरेगा तो फलेगा ही नहीं। तो ये जो कण होता है ना, अब जैसे कीड़ा मकोड़ा आया, यहां बैठा, यहां बैठ करके हे पर कभी गलती से बैठ गया, तो यहां से उठा करके पैरवा में हल्का से जो लगा है ना, वही लाके कहां छोड़ दिया, यहां पर, काम हो गया उसका। अब ये फल बन जाएगा। नहीं तो हवा हवा बहा, खूब हवा हवा बहागा किसी तरह से दूसरों फूल का इस पर अगर गिर गया, तो यहां से फल बनना क्या हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। फल बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है कारण है जिसके कारण ये सब घटना होते रहता है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, परागकण। तो मटर के फूलों में स्वपरागण प्रमुखता से होता है। संकरण के समय मटर के फूलों पर प्रयोग करने में सुविधा होती है। मटर के प्रयोग पर अगर फूल पर प्रयोग करिएगा सुविधा होगा। मटर के पौधे अधिक स्थान नहीं घेरते हैं, मटर के बीज आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। यह सब कारण था कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया, मटर पर किया। आगे देखते हैं। मटर ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों में पाए जाने वाले कौन कौन से विरोधी लक्षणों को चुना था और उनके संकेत अक्षर क्या थे। लंबा पौधा चुना था, बौना पौधा, चलो बोलो, लंबा पौधा, बौना पौधा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, इसके बाद में पीला बीज, हरा बीज। अब चलते हैं लंबा। लंबा टॉल, टॉल माने टॉल, लंबा के लिए बड़ा टी यूज किए, तो छोटा के लिए छोटा टी। इसी तरह से गोल, राउंड माने क्या होता है, तो गोल के लिए बड़ा आर यूज किए, और झुरीदार के लिए छोटा यार, और पीला के लिए कौन सा ये यूज किए, वाई, बड़ा वाई, और हरा के लिए क्या यूज किए, संकेत याद हो जाएगा। लंबा के लिए कौन सा संकेत यूज किए थे, चलो खड़ा हो जाओ, आयुष नाम है, चल बताओ। लंबा के लिए कौन सा क्या यूज किए थे संकेत अक्षर, मुहवा तो चला रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था, सही था ना, ये खाली मुंह चला रहा था। हम पकड़ाया कैसे, एक ही जैसा मुंह जब चला रहा था तो ध्यान से समझ लिए थे। नहीं बोल, खड़ा रहा, तू ही बोलेगा खाली। लंबा के लिए बड़ा टी, कस के बोलो, और छोटा के लिए छोटा टी, झुरीदार बीज के लिए छोटा आर, कोची, और गोल के लिए बड़ा यार, पीला के लिए वाई, बड़ा वाई, और हरा के लिए छोटा वाई। याद हो जाएगा। बैठो, सुनो ध्यान से, ये मत सोचना कि देख नहीं रहे हैं। कल बतिये जो कह दिए थे तो उन्हें क्या याद आ गया था, किसे देखे लो लेकिन बुझा लो ना उनको कुछ वो तो वो मत याद करो हाँ चलो जी, खड़ा हो जाओ जी। चलो बताओ ये किसका संकेत है, अरे ये किसका संकेत है, बड़ा भाई है। हाँ बैठो, खड़ा हो जी। ये किसका संकेत है, टी है, छोटा टी। खड़ा हो जी। हाँ तो ही किसका संकेत है, छोटा टी। तू खड़ा हो जी, किसका संकेत है वो, छोटा टी। हरा मटर के लिए झुरीदार है, झुरीदार के लिए तू खड़ा हो जी, किसका संकेत है, छोटा टी। तू खड़ा हो जी, तू किसका संकेत है ये, छोटा मोटा है,
छोटा पौधा के लिए, छोटा पौधा के लिए बिल्कुल सही। दोनों को एक एक मुक्का मारो, अब तू यही एक मुक्का मार करके, नहीं तो दोनों मिलकर तुमको मारेगी। जल्दी मार के बिठाओ लोगों को। अरे एक मुक्का मारो, पिटिया पे बिठाओ। तू क्या नहीं मार रही है, मारो। हाँ चलो जी, रॉकी भाई खड़े हो जाइए। अरे पिटिए रे। आर, और आर से रॉकी भी होता है। बड़ा यार, हाँ गोल मटर के लिए बैठो। खड़ा हो जी, ये पक्का पिटाएगी। बड़ा टी, हैं पढ़ा पता पता नहीं, चल खड़ा कर, बताओ। बड़ा मंदिर को जी, तो बताओ जी। बैठो तीनों, याद हो जाएगा। अरे बोलो। नेक्स्ट, मेंडल के नियम, और मेंडल के नियम बताएंगे अब कल। आज के लिए इतना है।